तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन को. So periodic table and periodic properties. So we can write that and periodic properties. Periodic properties. अभी periodic properties जो होते हैं ना, they are मतलब that is property like atomic radii, electron affinity, like that है ना. तो अपन क्या करेंगे, जैसे periodic properties दो टाइप्स होती है. एक तो property of atom होता है atoms के लिए, और दूसरा periodic property होता है molecules के लिए. तो हमें मेनली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है वो एटम्स के लिए पढ़ना होता है या एलिमेंट्स के लिए पढ़ना होता है. तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई एटम्स के लिए जैसे एटॉमिक रेडियस है ना, रेडियस या फिर आयनिक रेडियस भी लिख सकते हैं. आयनिक रेडियस. दूसरा अपन को पढ़ना होता है आयनाइजेशन एनर्जी. थर्ड अपन को पढ़ना होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और फिर अपन को पढ़ना होता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना होता है. ये अपन को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटम्स के बारे में पढ़ना होता है इन द पीरियोडिक टेबल. मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन मतलब अपन बताएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी. जैसे अपन बोलते हैं कि भाई वेरिएशन इन द हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स ऑक्साइड्स पढ़ेंगे अपन पीरियोडिक टेबल में. अगर सब मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं तो व्हाट विल बी द वेरिएशन, ऐसे इस टाइप से हमें पढ़ना होता है. फिर थोड़ा बहुत अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेंगे. तो वी कैन डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. इस टाइप से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. तो ये वेरिएशन हमें पढ़ने होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. तो पहले अपन एटम्स के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. फिर कुछ जनरल टर्म पढ़ लेते हैं, पेनिनट फेयर इफेक्ट वगैरह, वो पीरियोडिक टेबल हो जाएगा हमारा. तो ठीक है, विल स्टार्ट विद द एटॉमिक रेडियस. और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे अपन को कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, तो वो टर्म्स अपन देखेंगे अपन को क्या करना है. ठीक है ना. जैसे अगर अपन टर्म्स की बात करें, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट एक टर्म होता है और एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो ये टर्म्स अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये हमको पता होता है. ठीक है. बाकी टेबल मैंने आपको बताया था, कुछ सर्किल करके बताया था कि वो बात को आप ध्यान रखना. तो अपन एटॉमिक रेडियस से ही डिस्कस करना शुरू करते हैं. ठीक है. तो ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था. अपन शुरुआत करते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस. उससे शुरू कर लेते हैं अपन एटॉमिक रेडियस से. एटॉमिक रेडियस. अब अपन भी थोड़ा सा बोर्ड क्लास में भी अपन स्कूल के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि भाई अगर कोई बोर्ड क्लास होता है तो अपन स्कूल के हिसाब से पढ़ लेंगे. स्कूल के हिसाब से अपन को क्या करना होता है, थोड़ा सा मतलब इलाबरेट करके कितना लिखने से कितना मार्क्स आएगा वो देखना होता है स्कूल के हिसाब से. तो अपन चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं. अब एटॉमिक रेडियस में व्हाट वी से दैट atoms do not have fixed boundaries. Have fixed boundaries. है ना. एटम का कोई फिक्स बाउंड्री तो होता नहीं है. वो हमको कैसे पता है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन से. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, है ना. तो ये तो अपन को पता है कि भाई डी ब्रोगली से अपन ने चेक किया था. डी ब्रोगली ने अपन को क्या कहा था कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन भी कैसे मूव करता है इन द शेल. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी शेल में ऐसे वेव के फॉर्म में मूव करता है. तो जब वेव के फॉर्म में मूव करेगा तो कभी उसका रेडियस छोटा होगा, कभी उसका रेडियस बड़ा. तो फिर अपन एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं. सो वी कैनॉट कैलकुलेट. So we cannot calculate
we cannot calculate the exact size of atoms. Accurate size of atom. तो एटम का फिक्स बाउंड्री तो होता नहीं है, तो फिर एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? Thus, depending on the nature of atom, depending on nature of atom, on nature लिख सकते हैं अपन, या फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं, एंड फिजिकल स्टेट ऑफ एटम, state of atom, we calculate अपन क्या करेंगे ना, हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस को, और we can write that we classified the atomic radius as the atomic radius as तो अपन क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर देंगे। एक अपन जिसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़ते हैं तो अपन को पता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट, और कोवेलेंट बॉन्ड तो नॉन मेटल्स में ही बनता है। तो कोवेलेंट रेडियस होता है जनरली फॉर नॉन मेटल्स, ऐसे लिख देता हूं भाई, जनरली फॉर नॉन मेटल्स, है ना, ये नॉन मेटल्स। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए जनरली इट इज फॉर, तो वो होता है the half of the internuclear distance of the internuclear distance, nuclear distance between the atoms, the covalently bonded atoms, in a single bond। तो बॉन्ड के बीच में, एटम्स के बीच में ना, डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। तो हमें बताना पड़ेगा कि हम कोवेलेंट बॉन्ड कब बताएंगे, जब वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो we'll write like this, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि जैसे अपन को पता है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर कोई एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां पर वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए अपन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, तो इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा, न्यूक्लियस से, एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसके न्यूक्लियस से लेके और इसके न्यूक्लियस के लेके जो डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, तो बॉन्ड लेंथ का आधा क्या होना चाहिए, कोई एक एटम का रेडियस होना चाहिए, क्योंकि ये अपना राइट ना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो फिर उसे कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। तो वही आपने लिखा हुआ है भाई, अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, सपोज दिस इज गिवन टू अस एज x, तो अपने लिए कोवेलेंट रेडियस क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना x है, तो अपन x by 2 कर देंगे, where x is the internuclear distance, that is the covalent radius, where x is internuclear distance, ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये अपन बता सकते हैं। तो ठीक है, वेल सेड दैट कि भाई अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कोई, तो कोई भी मुझे आप बॉन्ड लेंथ दे दो तो मैं बॉन्ड लेंथ का आधा ले दूंगा भाई, एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ होता है।
सो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मुझे ऐसे गिवन है द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर Cl2, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मॉलिक्यूल X इज इक्वल टू होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देयरफॉर रेडियस ऑफ Cl कितना हो जाएगा, अपन कहेंगे कोवेलेंट रेडियस x/2 होगा, तो 1.98 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाएगा। वी कैन राइट दिस। तो अगर मान लो मुझे एक एग्जांपल ये गिवन है, दूसरा एग्जांपल अगर अपन ऐसे ले लें, सपोज मैंने ऐसे लिखा दूसरा एग्जांपल, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में इफ आई राइट दैट फॉर H2 मॉलिक्यूल, अगेन वी आर राइटिंग दैट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर H2 मॉलिक्यूल वी कैन राइट दैट, सपोज मुझे गिवन है दैट इज X इज इक्वल टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए दैट इज 0.74 होता है। तो I can write that therefore radius of hydrogen atom will be equal to 0. That is x/2 करना था अपन को। So x/2 will be equal to 0.74 divided by 2, that is 0.34 आएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अगर अपन 0.34 लिखेंगे तो we know that कि 0.34 अपन ने लिखा और we can write like this, है ना। तो अगर मान लो, लेकिन पहले तो बोर रेडियस आपने ऐसे लिखा था, we have written the Bohr radius, you know that Bohr radius is equal to 0.0591, no 0.529 ना, the Bohr radius Armstrong is the Bohr radius। तो ये वाला रेडियस सही होगा, ये वाला रेडियस सही होगा। तो अगर अपन से बोर रेडियस पूछेंगे तो ये बताएंगे, लेकिन अगर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा तो दिस इज द करेक्ट वन। व्हाई इट इज सो, इसने अपन को आइसोलेटेड एटम का रेडियस बताया था, जबकि अपन को पता है एटम्स डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, इसलिए हम कभी आइसोलेटेड एटम का फिक्स रेडियस कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर बोर रेडियस बताया तो ये बताएंगे, और अगर रेडियस पूछा तो ये बताएंगे, राइट। सो दैट इज अबाउट द कैलकुलेशन, हमें बस ये याद रखना है, बाकी हमको वैल्यूज गिवन होंगे तो वी आर एबल टू टेल। अब इसमें अपन एक बात को ध्यान रखेंगे, सपोज अपन को गिवन है दो एटम, इफ, है ना, अगर हम चेक करें तो विल राइट दैट, और वी कैन राइट लाइक दिस, नोट अपन बाद में लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। सो इन पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे अगर अपन, तो साइज ऑफ एटम decreases from LHS to RHS, from left hand side to right hand side। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज द इंक्रीजन, because of the increase effective nuclear charge, ठीक है, that is because of the increase in the effective nuclear charge। अब अपन कहेंगे भाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ना अपन Z इफेक्टिव से जनरली डिनोट करता है, ऐसे लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब होता क्या है कि अगर सपोज जैसे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो अपन Z इफेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, मेरे पास ऐसे एक न्यूक्लियस गिवन है, उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, वेयर प्रोटॉन इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, वेयर प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि जो चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। सो द प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अभी व्हाट हैपेंस,
हम क्या करते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो शेल का नंबर तो सेम होता है। जैसे सपोज अपन करते हैं लिथियम, तो न्यूट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूट्रॉन लिथियम के लिए द एटॉमिक नंबर इज 3, तो अपन लिखेंगे 1 2 और एक 3 लिखेंगे। तो ये तीनों ही इधर अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियर चार्ज में, तो अपन कहेंगे क्या होगा कि इधर अब क्या होगा, इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा ऐसे। बट अगर मैं इसमें सपोज एटॉमिक नंबर लिखता हूँ 4, तो अपन कहेंगे ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, लो भाई। अब नो डाउट अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है इस सेल में तो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, तो एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, ये तो पक्का होगा भाई, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव चार्ज है और एक ही सेल में अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो मैक्सिमम पार्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वो एलएचएस से आरएचएस की तरफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए वो अलग अलग चेंज करूंगा मैं इसको। जब अपन इसको 5 लिखेंगे तो अपन कहेंगे अच्छा देखो भाई, आपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ाए, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सेम है तो उसका अट्रैक्शन सेम रहेगा। फिर अपन ने कहा अगर मैं इसको 6 लिखता हूं तो अपन कहेंगे अच्छा 6 है तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो आपने डिस्टेंस तो वही रखा हुआ है, लेकिन आप न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो साइज क्या होता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा ना न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर आप ये 7 लिखोगे, तो फिर आप क्या कर रहे हो, सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इनका अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस में बढ़ता जाएगा तो अपन कहेंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। तो अपन कहेंगे साइज वेरिएशन फिर बहुत छोटा हो जाना चाहिए, फिर तो मतलब ऐसे जैसे ये 8 हो गया तो इधर भी अपन कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 7 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ साइज डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा लेकिन आप इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डिस्टेंस पे ऐड कर रहे हैं, तो उनका अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, वो अपन इफेक्टिव, उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने बता दिया कि भाई न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है प्रोटॉन, उसको अपन न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप न्यूक्लियर चार्ज बोलो, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल है, तो आप चार्ज बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने इफेक्टिव वर्ड यूज क्यों किया भाई, ठीक है आप चार्ज बोलो, आप ये बोलो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए एलएचएस से आरएचएस की तरफ साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन आपने इफेक्टिव मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज मींस दैट चार्ज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि भाई देखो, आपने न्यूक्लियर चार्ज लिखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, मैं आपको इफेक्टिव वर्ड भी बताता हूं कि मैंने इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया। अगर मान लेते हैं अपन, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ये पार्ट मैं सोच रहा था कि भाई इससे भी पहले बता दूं, बट तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत खास कि अपन उसको सेपरेटली पढ़ेंगे, इसको यही पढ़ लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें एक नया वर्ड भी डाल रहा हूं, ठीक है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैंने एक नया वर्ड भी डाला, ठीक है। मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको सिग्मा से डिनोट करता है। चलो देखते हैं व्हाट इज दैट। अगर मान लो मेरे पास एक एटम ले लेते हैं अपन, चलो एग्जांपल के लिए थोड़ा ऐसा एटम लेते हैं जिसमें थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन एक एग्जांपल की बात, इन सोडियम है ना, तो एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, ये तो कभी सबको पता है भाई, एटॉमिक नंबर 11 होता है उसका, ठीक है ना, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब
होता क्या है कि अगर मान लो मैंने सोडियम एटम बनाया, ये लो भाई, तो अपन कहेंगे इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, ये अपन सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं मुझे। अब अपन कहेंगे इसमें ना ऐसे शेल्स भी होंगे और 3 शेल होते हैं, ये अपन को सबको पता है कि ये मोस्ट कॉमन एटम जो स्कूल में ही पढ़ता है ना। इसलिए मैंने उसी का एग्जांपल लिया कि भाई आप एटम और शेल वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, अपन सीधा अपने काम की बात पे फोकस करेंगे। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। सपोज करते हैं अपन कि अगर मान लो ऐसे बता दिया मैंने, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए मैं इनको जो भी इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैक्सिमम पार्ट लिखूंगा, बिकॉज दे विल रिपेल ईच अदर, है ना, तो वो मैक्सिमम पार्ट होता है। लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अपन उसको बिल्कुल सिमेट्रिकली अपन ने ऐसे लिख दिया। अब एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ये इलेक्ट्रॉन है। अपने पास न्यूक्लियस में अपन को साफ साफ दिख रहा है। अब मैं न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा, अपन सबको पता है न्यूट्रॉन होता है, सिर्फ प्रोटॉन लिख रहा हूं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में प्रोटॉन से कैलकुलेट करो। इसके ऑल एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये आपने बताया, ठीक है। तो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, 11 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 11 नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं 11 पॉजिटिव चार्ज के बराबर हूं, न्यू चार्ज है मेरा 11 प्रोटॉन के बराबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को आप अज्यूम कर लो ऐसे 11 स्टूडेंट खड़े हुए हैं जो मुझे देख सकते हैं, मैं उन सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं जो भी मुझे देख सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया कि भाई मेरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज को देख रहा हूं मैं। अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बताने वाला हूं कि मेरे सामने एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और उस स्टूडेंट, अभी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे, अलग अलग स्टूडेंट थे और मैं इन सबको अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हो जाए, ये वाला स्टूडेंट इसके पीछे आ जाए, मतलब ये स्टूडेंट इसके पीछे आ गया, तो मेरा उससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, पीछे जो खड़ा हो गया भाई, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। और कोई स्टूडेंट अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो इसका लास्ट वाले का अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं ऑलमोस्ट मुझसे, पर तो बहुत कम हो जाएगा। तो एटम में भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे आ जाए, तो इसका इससे अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और इसके आगे तो दो आगे, तो फिर इसका इससे अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। अगर मान लो अपन कहते हैं ऐसे कि भाई इसका अट्रैक्शन, मतलब ये इसके ये सामने आने से इसका अट्रैक्शन 50% डिक्रीज हो गया, मान लेते हैं, तो फिर यहां पर एक प्रोटॉन ऐसा होगा जो 50% न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। भाई ये तो इसकी कंडीशन है ना, अभी इसकी कंडीशन करेंगे अपन। तो अपन क्या कहेंगे कि मतलब अगर ये 50% ही अट्रैक्टेड है तो 50% पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, 50% एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। यहां से ये अट्रैक्टिव होगा तो अपन कहेंगे इसको तो दो दो एटम इलेक्ट्रॉन मिलके स्क्रीन कर रहे हैं। मतलब मेरे सामने 3 स्टूडेंट ऐसे एक लाइन में आ गए, तो सामने वाले का तो अट्रैक्शन हो सकता है मेरे से, लेकिन बाकी दोनों का अट्रैक्शन तो कम होगा क्योंकि वो एक स्टूडेंट वो स्क्रीन हो गए ना। तो अपन कहेंगे कि भाई इसने इसको स्क्रीन किया, इसने इसको स्क्रीन किया, इसलिए इसका अट्रैक्शन 50% कम हो गया। इन दोनों ने मिलकर इसको स्क्रीन किया, तो इसका अट्रैक्शन तो इससे भी कम हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन 75% डिक्रीज हो गया सपोज करेंगे। अगर इसका अट्रैक्शन 75% डिक्रीज हुआ तो फिर एक प्रोटॉन
11 में से ऐसा था जो सिर्फ 25% न्यूट्रलाइज हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा था, डिक्रीज कितना, 75% डिक्रीज हुआ उसका अट्रैक्शन। इसका मतलब 25% अट्रैक्टेड है प्रोटॉन से। अगर प्रोटॉन से 25% अट्रैक्टेड है तो अपन क्या कहेंगे, तो अपन कहेंगे भाई इसका एक प्रोटॉन ऐसा है जो 25% ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है और 25% न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अपन कहेंगे अच्छा, अगर ऐसे स्क्रीनिंग हुआ एटम में तो फिर जितने प्रोटॉन होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। तो फिर कितना प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होगा हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन कहेंगे भाई उसका एक कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसको देख के मैं एक बात बता सकता हूं, मेरे पास जितने प्रोटॉन थे दैट इज एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन थे, उसमें से सारे के सारे प्रोटॉन अब इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीन हो रहा है, तो मुझे कम प्रोटॉन की जरूरत है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, कम प्रोटॉन की जरूरत होगी ना, those proton which are involved in attraction is called effective number of proton। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ तो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर से कम ही यूज होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी होंगे जब कोई भी स्क्रीनिंग की बात ना करो आप। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एक से ज्यादा शेल हैं तो वहां स्क्रीनिंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन कहेंगे कि उस केस में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर से तो कम ही होंगे। वो क्यों? क्योंकि कुछ तो स्क्रीनिंग हो जाता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि सभी इलेक्ट्रॉन का कितना स्क्रीनिंग हुआ, तो मैं प्रोटॉन से माइनस कर दूंगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कि भाई इतने तो टोटल प्रोटॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो गया, तो कितने प्रोटॉन रिक्वायर्ड होंगे सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कितना स्क्रीन हो गए इलेक्ट्रॉन। जितना स्क्रीन हो गए तो जितना स्क्रीन होगा वो तो अट्रैक्ट होगा नहीं, जैसे यहां पर 75%, ये 25% ही अट्रैक्टेड है, तो 75% एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो गया ना इसमें। 50% यहां से एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इन दोनों से मैंने आपको बता दिया कि 1.25 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसमें, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो 1.25 पर माइनस कर लेते हैं तो विल गेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अपन कहेंगे भाई देखो, Z तो एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन अगर मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल जाए कि भाई कितना स्क्रीन हो रहे हैं, तो अपन Z इफेक्टिव कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो all the, right now we'll say that all the atoms except hydrogen atom can show the screening effect। all atom has screening effect। तो अपन कहेंगे हीलियम में तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, अब वहां भी कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्या? हीलियम में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही शेल होता है, तो क्या वहां भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? अपन कहेंगे हीलियम में भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब अपन कहेंगे भाई हीलियम में कैसे हो सकता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, क्योंकि अपन ने ये लिख लिया है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई हीलियम में ना दो इलेक्ट्रॉन तो है। अगर अपन हीलियम एटम की बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, दैट इज ऑफ हीलियम। तो अपन कहेंगे हीलियम एटम में दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो अपन कहेंगे ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब सामने कोई नहीं है तो अट्रैक्शन पूरा होना चाहिए, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसमें। अपन कहेंगे अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देख सकता है तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेगा ना न्यूक्लियस में, क्योंकि अगर मैं इनके बीच में अट्रैक्शन है तो क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज कर दो ना, उसको दूर क्यों रखे हो। तो अपन क्या कहेंगे, नहीं नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं जा सकता भाई, बिल्कुल जाएगा। भाई एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो ये क्लाउड पास आएगा, अगर तो ये सर्कल छोटा होगा। भाई अगर ये क्लाउड पास आएगा ना, इलेक्ट्रॉन का शेल अगर ऐसे होगा तो सर्कल छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा अगर सर्कल छोटा होगा तो। मतलब ये अगर इधर आ गए और पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस छोटा होगा तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा। अगर इनमें रिपल्शन बढ़ेगा तो वो रिपल्शन की वजह से क्या, वो दूर, वो रिपल्शन ही उनको दूर रखे हुए है, वरना क्या होता, वो तो न्यूक्लियस में कॉल कर जाता। तो वो रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे आके रुके हुए हैं। बट अपन को एक बात पता है, इसके फर्स्ट शेल का डिस्टेंस और इसके फर्स्ट शेल का डिस्टेंस अलग अलग होंगे। बट इस भाई इसके फर्स्ट शेल का डिस्टेंस और इसके फर्स्ट शेल का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसके फर्स्ट शेल को 2 ही प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके फर्स्ट शेल को 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात अलग अलग होगा। तो तभी तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी 13.6 है, लेकिन हीलियम के फर्स्ट शेल की एनर्जी -54.4 है। अगर सभी का फर्स्ट शेल एक ही डिस्टेंस पे होता तो सबकी एनर्जी 13.6 होनी चाहिए। हमको पता है ऐसा तो नहीं होता, फर्स्ट शेल की तो एनर्जी सबकी अलग अलग होती है, हमने कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वगैरह सब, राइट। तो अपन कहेंगे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट मुझे 2 टाइप से कंसिडर करना होगा। वो कैसे, एक तो जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल ही आ जाए, ऐसे पैरेलल एक दूसरे से आ जाए तो इसका अट्रैक्शन उससे बहुत कम होगा, इसका अट्रैक्शन कम होगा, इसका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। एक पार्ट। दूसरा पार्ट होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनका क्लाउड बढ़ेगा, और क्लाउड बढ़ेगा तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा स्क्रीन करेंगे। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा स्क्रीन करेंगे। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट शेल में फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्क्रीन करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, वो आपस में उनका क्लाउड भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से साइज उनका क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो बोला मैंने वो मैं आपको लिख देता हूं, है ना। अपन ने एक पार्ट लिखा, पॉइंट 1, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग पावर ऑफ inertial electrons. Electron is more than outer shells. That is 1 2 ऐसे पर लिखेंगे
1 का ज्यादा होगा 2 से, या अपन यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, दैट इज सच दैट 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन शेल्स। दूसरा मैं लिख सकता हूं in a particular shell, in a cell, in a shell, किसी एक शेल की बात करते हैं। The electrons can be screened by inner electrons and repelled by the electrons in its own shell, by the electrons in its own shell। और वो इनका आपस में रिपल्शन की वजह से ही वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब अगर किसी, अपन को पता है ये बात कि भाई अगर मान लो मैंने आपको ऐसे लिखा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसका साइज डिफरेंट होगा इससे। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, व्हाई इट इज सो? तो वो तो अपन को पहले से पता है। अगर आप इसको लिथियम अज्यूम कर लेते हैं और इसको P=4 मतलब बेरिलियम अज्यूम कर लेते हैं, तो बेरिलियम का साइज छोटा होगा लिथियम से, व्हाई इट इज सो? अपन LHS से RHS की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई साइज छोटा हो रहा है तो इसका मतलब इनका अट्रैक्शन बढ़ता होगा। तो अपन कहेंगे देखो अट्रैक्शन के साथ साथ स्क्रीनिंग भी तो बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग बढ़ रहा है तो साइज क्यों छोटा हो रहा है? तो अपन कहेंगे देखो भाई इस केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसमें कितना था P=3, इसमें कितना है P=4। अगर P=4 होगा तो अब 4 प्रोटॉन हो गए ना, तो अपन कहेंगे स्क्रीनिंग भी तो बढ़ रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो वही है, जो इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है। अगर वो कम होगा, अपन कहेंगे क्लाउड है तो रिपेल होकर दूर भी तो जाना चाहिए, नहीं उतना दूर नहीं जा पाएगा। अभी इसका रिंग साइज और इस सर्कल का साइज अलग अलग है, इसमें तो बहुत दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन तो होगा लेकिन इतना रिपल्शन नहीं होगा कि वो डोमिनेट करके वो क्लाउड ज्यादा बड़ा हो जाए। भाई स्क्रीनिंग जो होती है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाए तो स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर सिर्फ क्लाउड की वजह से रिपल्शन हो, वो स्क्रीनिंग उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन वो भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी कंसिडर करना है हमको कि सेम शेल में भी स्क्रीनिंग हो सकती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के रिपल्शन की वजह से होगी। So अपन कहेंगे inner shell, the electron can be screened by the inner shell electron and can be repelled by the electron in its own shell and inner shell electrons। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन्ड भी होगा और रिपेल भी होगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन भी हो रहा है और वो इनसे रिपेल भी होगा, बिकॉज वो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। Therefore, we can say that inner shell, the screening power, अगेन है अपन ने शेल के लिए लिखा इनर शेल, अब अपन एक ही शेल में लिख रहे हैं। द स्क्रीनिंग पावर ऑफ, अपने पास एक ही शेल में s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल होगा और f ऑर्बिटल होगा। तो अगर अपन को स्क्रीनिंग पावर बताना है तो कैसे बताएंगे, किसका स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई आपने साफ साफ लिखा तो है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है उसकी स्क्रीनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इनमें से न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन होगा?
तो अपन कहेंगे S का स्क्रीनिंग पावर ज्यादा है P से, P का स्क्रीनिंग पावर ज्यादा है D से, D का स्क्रीनिंग पावर है F से ज्यादा है। तो अपन कहेंगे ये दोनों बड़े अच्छे स्क्रीनिंग शो करते हैं, बट ये पुअर स्क्रीनिंग शो करता है, और इसके लिए तो पुअरेस्ट होता है। मतलब इसके लिए स्क्रीनिंग अगर पुअरेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसका क्लाउड बढ़ेगा ना भाई। एफ तो तब आता है जब साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब शेल का साइज बहुत बड़ा होगा। अगर शेल का साइज बहुत बड़ा होगा तो स्क्रीन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। क्यों? वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तो सर्कल रिंग का साइज भी बढ़ जाएगा। वो ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, रिंग मतलब ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो अगर उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका? जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उसका स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होता है। तो हमेशा हमें क्या कंसिडर करना चाहिए कि भाई कोई भी एटम है तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी होता है। एक बात। दूसरा पार्ट कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इनसे स्क्रीन हुआ तो फिर न्यूक्लियस में उतना चार्ज नहीं चाहिए जितना हम बोलते हैं, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया आपने जो मुझे बताया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि फिर एटम में अगर प्रोटॉन सारे के सारे न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं तो आप प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सारे न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं तो आप एक बात बताइए, आप न्यूट्रल क्यों बोलते हो कि एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर? अपन बोलते हैं ना एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो इफ वी से दैट एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर तो आप बोलना बंद करो, क्योंकि भाई इसमें प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा है, तो न्यूट्रल इन नेचर कैसे हुआ? राइट ना? अपन बोलते हैं ना एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो अपन कहेंगे फिर आप उसको बोलना बंद करो, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, अपन एटम तो न्यूट्रल ही होते हैं। हम तो एक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं भाई, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा हो जाए, हम तो अलग अलग ही बनाना चाहते हैं। भाई इसको यही क्यों बना रहे हो, यहां बनाओ ना, इसके पीछे क्यों बना रहे हो, दूर बनाओ ना। ये जरूरी तो कोई फिक्स थोड़ी होती है पोजीशन, ऐसे होता है। तो अपन कहेंगे नहीं, मैं तो यहां पर क्या कर रहा हूं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कंसिडर कर रहा हूं कि मान लेते हैं मैंने सोडियम को आयनाइज किया, इसको निकाला इलेक्ट्रॉन, और जब अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला और उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था तो इसको निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं कंसेप्चुअली ये तो बता सकता हूं ना कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, वहां स्क्रीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जब ये ऐसे पैरेलल नहीं होंगे। मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना कंसेप्चुअली कि भाई अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये अपने लिए। या फिर अपन कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं इसमें, और वो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से, मान लो जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है वो इसके पीछे, इन दोनों के पीछे से अप्रोच कर रहा है, तो अपन कहेंगे इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में नहीं हो पाएगा। इसको कहां से अप्रोच करना चाहिए, तो अपन कहेंगे ऐसे पोजीशन से अप्रोच करना चाहिए जिस पोजीशन से क्या हो रहा हो, ये न्यूक्लियस को देख सकता है, इधर से अप्रोच करना चाहिए। तो भाई एटम इतना छोटा होता है, अपन को थोड़ी पता कि कहां से अप्रोच करना है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर वो यहां से अप्रोच करेगा इस शेल में एडिशन के लिए, तो इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस तो बहुत कम है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब है इसका जेड इफेक्टिव जो होता है, और ये जेड इफेक्टिव भी बहुत कम वैल्यूज आते हैं पता। जैसे अगर अपन चेक करेंगे तो इट इज 11 है ना, तो इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी अराउंड, आई कैन से दैट कि
8.8 के आसपास आएगा सिग्मा का वैल्यू। तो ये अपने पास कितना आएगा, 910 2.2 के आसपास आएगा जेड इफेक्टिव। मतलब अगर अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसिडर करते हैं तो सिर्फ 2.2 इलेक्ट्रॉन ही इफेक्टिव है बस, ये इफेक्टिव इतना ही होगा। मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन अगर अपन कंसिडर करते हैं तो। अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। पता क्यों हटाया, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट एक भी नहीं आता एग्जाम, उसकी अपन को जरूरत भी नहीं। वाई टू स्टडी। अगर तुम लोग कहोगे नहीं सर हमको फिर वो वैल्यूज चाहिए, हम लोग वैल्यूज देखना चाहते हैं, हम खुद कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स। काफी बैचेस में पढ़ा भी देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बोलोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बस अपन को कैलकुलेशन आ गया बस, और अपन से पूछेंगे क्या, वेरिएशन। तो वो पॉइंट्स तो मैं यहाँ लिख ही दूंगा जो वेरिएशन मुझे चाहिए, वो पॉइंट्स तो सारे मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिख लेते हैं भाई, इसमें मैं लिख देता हूँ। और अगर आप कहोगे नहीं हमको कैलकुलेशन भी देखना है, तो मैं आपको ना या फिर ऐसे कर दूंगा, वो वीडियो लेक्चर का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें देख लें। ठीक है ना, कैलकुलेशंस। तो अब अपन लिखेंगे दैट इज इन पीरियोडिक टेबल, मैं वो वेरिएशन लिख रहा हूँ, सी लिख लें इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते हैं, ऐसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। टेबल द जेड इफेक्टिव increases from LHS to RHS. Z effective increases from LHS to RHS. And Z effective decreases from top to bottom. It decreases दोनों ही जगह। वो कैलकुलेशन न्यूमेरिकली कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसे बना लेंगे, क्योंकि इसलिए बोला ना मैंने उसको, इसलिए मैंने चेक किया कि मतलब भाई लिथियम है, और सीधी सीधी बात है, अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी। सो अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाओगे तब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट बॉटम फ्रॉम फर्स्ट पीरियड टू right now fourth period, then it remain constant, then it remain constant, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। Z effective for helium is 1.7। thus अपन बता सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू 0.3 रहा होगा इसके बेसिस पे। यहां पर Z इज एटॉमिक नंबर, सिग्मा is screening constant, and Z effective is the effective number of proton which are used to attract the electrons. Number of protons attracting the electrons.
वो हो जाएगा अपने लिए z, राइट। इसके अलावा अपन को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है जिससे अपन को कोई क्वेश्चन, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं कोई अपन को यूज नहीं आना है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। We'll go back to the points. ये अब इसमें मैंने आपको सिर्फ ये है कि इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बताओ आप, जैसे आप 2.2 बता रहे थे कि भाई पोटेशियम तक वो इंक्रीज होगा, सोडियम का 2.2 होता है, पोटेशियम भी 2.2, रुबिडियम भी 2.2 और सीजियम भी 2.2। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो अपन से कभी पूछते नहीं, तो फिर जरूरत नहीं उसको पढ़ने, कभी जरूरत पड़ेगा अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन कहीं मिलता है आप बता देना, सर देखो क्वेश्चन मिला, आपने कहा था नहीं मिला, नहीं मिलेगा, अगर मिला तुरंत पढ़ा दूंगा। बट मैंने आपको बोला कि मैं आपको कैलकुलेशन भेज दूंगा, यहाँ पर उसे देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, कल क्लास, आज तो मेरा अभी क्लास होगा, क्लास के बाद आपका, लेकिन कल आप क्लास के बाद देख सकते हो, मैं शेयर कर लूंगा उसमें इस क्लास के बाद, है ना, तो उसमें वीडियो शेयर कर लूंगा तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं ये पार्ट हटा रहा, अपन पॉइंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अपन पॉइंट्स की बात कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, है ना, पॉइंट्स लिख रहे थे एटॉमिक रेडियस। तो एक पॉइंट अपन लिख चुके थे, दैट इज, है ना, in periodic table that it decreases from LHS to RHS. So atomic radius decreases from LHS to RHS. अब पीरियडिक टेबल को अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, हैं, decreases from LHS to RHS, मतलब in a period and increases from top to bottom, bottom in a group, in a group. Why it is so? Because we already know that, as we know, अपन को पता है रेडियस इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसका मतलब हो गया, ये अपन को पता है ऑलरेडी, सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर एन का वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे कि अपन एक ही पीरियड में बात करते हैं, तो एन का वैल्यू मतलब नंबर फॉर द शेल तो कांस्टेंट होगा, बट एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे एक ही पीरियड में तो नंबर फॉर द शेल तो कांस्टेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ना, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो रेडियस को डिक्रीज होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने डायरेक्टली लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि पीरियड में यहां से एलएचएस के आरएचएस की तरफ जाता है तो साइज डिक्रीज होता है बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ता है और शेल का नंबर सेम होता है। व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम? भाई टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, तो रेडियस छोटा होना चाहिए, तो अपन कहेंगे टॉप टू बॉटम शेल भी तो बढ़ता है भाई, और शेल में तो क्या है, स्क्वायर है, मतलब यहां पर शेल जो होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा एज कंपेयर टू जेड से। जेड के बढ़ने से रेडियस में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एन से पड़ेगा, एन में स्क्वायर है,
अगर ये डबल करोगे तो ये हाफ होगा, लेकिन अगर ये डबल करोगे तो 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो n ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर एटॉमिक नंबर और n दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो फिर n विल डिसाइड द रेडियस, जो अपन टॉप टू बॉटम करते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, इन होता है। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट में अपन लिखेंगे दैट इज एटॉमिक रेडिएशन, द साइज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, एलिमेंट इन अ पीरियड लिखा हूं। अगर अपन एक ही पीरियड की बात करें ना तो हाँ साइज डिक्रीज होगा, उसमें क्या बात करना, लिख तो दिया आपने। अपन ऐसे बताएं, अगर अपन एटॉमिक रेडियस लिखते और यहां पर अपन लिखते हैं एटॉमिक नंबर दैट इज z, तो मैं यहां पर ना सेकंड पीरियड ही ले लेता हूं। तो सेकंड पीरियड में जो साइज चेंज होता है वो ऐसे होता है, मतलब यहां पर हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों, इधर वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखाया आपने लेकिन उसके बाद वेरिएशन काफी कम दिखा रहे हैं, बिकॉज ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेंगे, कि सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेंगे। तो नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो साइज भी डिक्रीज होगा। भाई सोडियम, इधर लिथियम से लेके जब अपन कार्बन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में साइज भी छोटा हो गया, लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा अपन को, क्या करेंगे। अब ऑक्सीजन ये तो और भी छोटा हो गया, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स है। फ्लोरीन और भी छोटा हो जाएगा। अब फ्लोरीन अगर और भी छोटा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपन ऐसे लिखेंगे। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता नॉन मेटल्स में, क्योंकि अपन को कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। और अगर हम मान लो ऐसे करते हैं, सपोज फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, अपन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टॉप टू बॉटम तो बढ़ता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो साइज जो बढ़ेगा ना वो लिथियम से ऐसे बढ़ेगा, लिथियम का साइज, सोडियम का साइज, फिर पोटेशियम का साइज, उसके बाद ये लिथियम हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, ये रुबिडियम हो जाएगा, ये सीसियम हो जाएगा। इस टाइप से साइज बढ़ेगा। तो इनके साइज में वेरिएशन उसके बाद ऑलमोस्ट नियरली आपने ऐसे लिख लिया, मतलब ऐसे थोड़ा कम इंक्रीज कर रहे हो आप। व्हाट वाज द रीजन, तो अपन ने कहा था ना, तो भाई देखो, पहले अपन ने लिखा कि ये तो बढ़ेगा, वो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा तो, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो साइज के वेरिएशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। ये अपन को याद ही रखना होता है, लेकिन साइज तो बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएगा तो साइज बढ़ेगा बिकॉज एन स्क्वायर से बड़ा। फिर इधर आप ज्यादा वेरिएशन कर रहे हो, इधर तो इतना ज्यादा वेरिएशन आपने नहीं दिखाया, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये मेटल्स है और मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। मेटल्स के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो अब अपन पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें
अपन सी की बात करेंगे तो अपन कहेंगे एक मेटेलिक रेडियस लिख लेते हैं। मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस को ना मैं क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकता हूँ। क्रिस्टल रेडियस ये अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर मेटल्स। फॉर मेटल, अब मेटल्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली फॉर नॉन मेटल्स। तो अपन कहेंगे मेटल्स में फिर क्या होता है, उनमें क्रिस्टल रेडियस होता है। मेटल्स का मतलब है कभी भी जब मेटल में पैकिंग होती है ना, तो दो एटम ऐसे पैक्ड होते हैं, उसमें वैसे नहीं होता जैसे इसमें होता था, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी अगर अपन लिखेंगे तो रेडियस तो मैं वही बताने वाला हूं। व्हाट इज द रेडियस? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो रेडियस जो होगा वो तो मैं वही लिखूंगा, दैट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको y ले लेता हूं तो मेटेलिक रेडियस विल बी इक्वल टू y/2। मेटेलिक रेडियस that will be equal to y/2, where y is the internuclear distance. So it is the half of internuclear distance, nuclear distance between the two metal atoms, between the two metal atoms। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, यही तो आपने यहां पर लिखा था कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर, इसमें डेफिनेशन आपने एटॉमिक रेडियस में भी यही दिया था, कोवेलेंट रेडियस में। तो फिर डिफरेंट कैसे कहेंगे? तो अपन कहेंगे भाई कोवेलेंट रेडियस में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं। इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, सो अपन क्या लिखेंगे, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, मेटल एटम्स, व्हेन दे आर क्लोज्डली पैक्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो सॉलिड होता है उसको अपन क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो व्हेन दे आर क्लोज्डली पैक्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस, इन अ क्रिस्टल लैटिस, when they are closely packed in a crystal lattice, मतलब solid, crystalline solid, having coordination number 12, coordination number equal to 12। अब वैसे तो अपन चाहते तो अवॉइड कर लेते कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 जो आपने लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरत नहीं थी अपन को बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी वो 12 मतलब अगर थोड़ा भी अपन को चांस लगेगा ना कि कुछ यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा उसका। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या कहते हैं भाई, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिखा, एक बार ये बता दो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्या है। कोऑर्डिनेशन 12, कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर सकते हैं, वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कोऑर्डिनेशन। वो सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत देर तक डिस्कस करेंगे अपन, क्योंकि उसमें सॉलिड्स के बारे में अपन को पूरा डिस्कशन चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया सिंपल वर्ड्स में कि एक किसी भी बॉल को सेम साइज के बॉल्स ले लो, सेम साइज के बॉल्स ले लो और किसी एक बॉल को मैक्सिमम कितने बॉल्स टच कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उस बॉल का जिसको अदर बॉल्स टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस एटम को मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने टच कर सकते हैं, 12। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अपन कहेंगे इसकी कोई जरूरत है क्या हमें जानने की कि मतलब हाउ वी गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर 12? बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई अगर अपन कहेंगे
एक एटम है, इसके मतलब बताओ, इसको 12 टच करके दिखाओ एटम्स को। तो वैसे तो अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन अपन बता सकते हैं कि भाई एक ही प्लेन में अगर एक बॉल के अराउंड अपन बॉल्स प्लेस करें तो कितने बॉल्स प्लेस कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे इसके अराउंड में 6 बॉल्स प्लेस कर सकते हैं। तो 6 हो गया अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी भी ये ऊपर से एक्सपोज्ड है और बॉटम से भी एक्सपोज्ड है, तो मैं वहां भी एटम रखूंगा। तो मैं एक एटम इधर रखूंगा ऊपर जो टच करेगा, एक एटम इधर रखूंगा ऊपर जो टच करेगा, और एक एटम इधर रखूंगा ऊपर जो उसको टच करेगा। जैसे 3 ऊपर रखे ना एटम मैंने, ऐसे 3 नीचे भी रख सकते हैं। तो अपन कहेंगे 3 क्या, मैं तो 6 रख सकता हूं। 6 नहीं रख सकते आप। अगर 6 रखोगे तो ऊपर वाले एटम इस सेंटर वाले एटम को, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उसको टच नहीं कर पाएगा। आप बॉल्स रख के देख लेना, वो उसको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो 3 ऊपर एटम अपन ने रखे और 3 बॉटम साइड से रखते हैं, तो टोटल 12 हो जाता है। तो इसलिए अपन उसे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये मैक्सिमम पैकिंग है किसी भी एटम्स का, अगर सेम साइज के एटम्स है तो, इसलिए अपन उसे 12 बोल रहे हैं। मतलब जब आप इसमें मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट करो ना, तो मैक्सिमम पैकिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना मेरी मर्जी सर, मेरे तो एटम ऐसे थे, अब बताओ क्या होगा मेटेलिक रेडियस, ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना होगा कि उनको आपस में क्लोजली पैक्ड होने चाहिए। आप क्या करो, टेम्परेचर कम करो ताकि वो स्टिक हो जाए। मेटल क्या कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं सकते, तो अपन उसको बता देंगे कि हमें एटलीस्ट मेटल एटम को टच करेंगे, तब आप कैलकुलेट करोगे उसका एटॉमिक रेडियस। ठीक है। तो ये हमारे लिए मेटेलिक रेडियस का डेफिनेशन। तो मेटल्स के लिए रेडियस हमेशा ज्यादा ही आता है। जैसे अगर अपन लिखेंगे भाई लिथियम है, सेकंड पीरियड के लिए लिखा था अपन ने ये, तो लिथियम का साइज जो होता है वो 1.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, जबकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। We'll say that it will be 6-8 angstrom कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना। तो उस टाइप से अपन कोवेलेंट रेडियस बता सकते हैं। पर लिथियम 153 है, जबकि ये कितना हो जाएगा 2.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये 1.53। मैंने वैल्यूज इसलिए नहीं लिखे कि वैल्यूज पे ध्यान मत दो, वैल्यूज अपन से कोई नहीं पूछने वाला, हमें सिर्फ वेरिएशन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अदरवाइज आई वुड हैव रिटन ऑल द वैल्यूज। मैं यहाँ पर आइडिन वाइडिन सबके वैल्यूज लिख सकता हूँ। जैसे मैं वैल्यूज को अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वैल्यूज तो अपन को क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होंगे, क्वेश्चन में मैं लिखूंगा तुम याद करोगे कि अच्छा सर ने लिखा है, इसका मतलब मुझे याद रखना है इसको। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, व्हाट इज द वेरिएशन। ठीक है ना। तो ये अपने लिए मेटेलिक रेडियस था। तो फॉर ऑल मेटल्स वी विल कंसीडर द मेटेलिक रेडियस। अब डी एक और कंसीडर करेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस, वंडरवॉल रेडियस इज फॉर गैसेस, मेनली फॉर गैसेस। ये गैस, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो गैसेस के लिए कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम गैसेस के लिए वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे ये बता दो कि भाई गैसेस के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि गैसेस में तो बड़ा डिफरेंट कंसेप्ट होगा। क्यों भाई, गैसेस ऐसे टच थोड़ी कर सकते हैं एक दूसरे को, गैस पार्टिकल तो काफी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो फिर ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द गैस अपन को पार्टिकल्स ऐसे मिलेंगे भी। मेरे पास ये पार्टिकल, एक गैस पार्टिकल है, दूसरा गैस पार्टिकल है। मान लेते हैं अपन कि भाई एक गैस पार्टिकल है और दूसरा गैस पार्टिकल है और सेम साइज है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो सर्किल छोटा बड़ा दिख रहा होगा तो अभी अपन ये यूज करेंगे सेम साइज है। अगर डिफरेंट साइज है तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, वो पॉइंट पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है गैसेस में एटम्स के बीच में गैप होगा, गैसेस में एटम्स के बीच में गैप होगा। अगर एटम्स के बीच में गैप होगा तो फिर तो अपन कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये कहेंगे गैसेस रहेंगे। अब वो गैस पार्टिकल्स कहीं भी हो सकते हैं, हमें तो मतलब है कि उन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है।
राइट। हमें उन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप अगर ये कह रहे हो कि भाई इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो सपोज करता हूं कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया डी। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा भाई दैट इज वंडरवॉल रेडियस will be equal to d by 2 where d is the internuclear distance। ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि भाई गैसेस के केस में मुझे एक बात पता है, आप कह रहे हो ऐसे होंगे तो सॉलिड होंगे, थोड़ा दूर करूंगा तो लिक्विड रहा होगा, और दूर करूंगा तो गैसेस रहा होगा, और दूर करूंगा तब भी गैस है, और दूर करूंगा तब भी गैस है, कितना भी दूर जाऊं तब भी गैस है। तो ये बता दो कि ये रेडियस में कब कैलकुलेट करूं। मान लेते हैं कि भाई नोबल गैसेस है, गैसेस कोई भी हो सकता है, Cl2 गैस भी हो सकता है, H2 गैस भी हो सकता है, बट H2 गैस में H2 के लिए कैलकुलेट करेंगे अपन, दो H2 के बीच में, नॉट हाइड्रोजन एटम, वरना कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करूंगा बिटवीन द H एटम। तो जैसे नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस में मेरे पास क्या है, सपोज अपन ले लेते हैं मेरे पास नियॉन है, ये एक नियॉन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा नियॉन मॉलिक्यूल है। अपन ने अज्यूम कर लिया कि भाई ये एक नियॉन मॉलिक्यूल है, दूसरा नियॉन मॉलिक्यूल, ये दो नियॉन मॉलिक्यूल्स, तो अपन ने दो नियॉन ले लिए। अब अगर इन नियॉन को मैं कहूंगा देखो भाई, नियॉन को अब ऐसे रखते हैं अगर अपन, तो अपन कहते हैं अच्छा आपने बहुत प्रेशर हाई करके और टेम्परेचर कम करके नियॉन को लिक्विफाई कर दिया। मैं कर सकता हूँ लिक्विफाई किसी को, अपन तो हीलियम को भी लिक्विफाई कर लेते हैं, जबकि इतना छोटा और वो गैस है, नोबल गैस है, वो भी लिक्विफाई होता है 4 केल्विन पे, और लिक्विफाई किया अपन ने हीलियम को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर ऐसे है तो सॉलिड है, अपन कहते हैं ना कि ऐसे है तो सॉलिड है। ठीक है, मान लिया ऐसे हुआ तो लिक्विड हुआ, ऐसे हुआ तो गैस हुआ, ऐसे हुआ तो भी गैस है, तो भी गैस है, तो भी गैस है। तो अब ये तो बता दो कि यहां से कैलकुलेट करना है नियॉन एटम के एटॉमिक रेडियस, या यहां पर कैलकुलेट करना है, या यहां पर कैलकुलेट करना है, या यहां पर कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस तो बता दो, क्योंकि इसमें तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी का वैल्यू। तो अपन कहेंगे देखो भाई हम क्या करेंगे, किसी भी गैस को वंडरवॉल रेडियस तब कैलकुलेट करेंगे जब अपन प्रेशर बढ़ाते हैं इसका। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, क्योंकि कंप्रेस होगा ना गैस, तो प्रेशर बढ़ाने से तो वो पास आएंगे। तो पास आएंगे आएंगे आएंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अब पास नहीं ले जाना, नहीं तो लिक्विफाई हो जाएगा। तो ज्यादा पास आएगा तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा पास हो जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे आप उतना प्रेशर बढ़ाओ कि वो लिक्विफाई होने के जस्ट पहले आ जाए। मतलब इसके बाद अगर प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मतलब जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन पे जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वही डी ले लो आप। क्यों? क्योंकि जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन के बाद तो आप इसको कहीं भी रखो, गैसेस ही रहेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है? तो अपन कहेंगे अपन वो डिस्टेंस लेने वाले हैं जो जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन, इससे पास आएगा तो लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब है गैसियस स्टेट में ये नियन मॉलिक्यूल इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, इसलिए यही इसका गैसियस स्टेट के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच होगा दूसरे एटम के साथ। तो उससे ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, और हम गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लिक्विड के लिए कैलकुलेट तो कर नहीं रहे। तो जो डी कैलकुलेट किया जाएगा वो जस्ट बिफोर द लिक्विफिकेशन पे कैलकुलेट किया जाएगा, उसी को डेफिनेशन में डाल देते हैं कि वंडरवॉल गैसेस के लिए कब कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे भाई डेफिनेशन बना देता है उसी को अपन। तो अपन लिखेंगे द डेफिनेशन वंडरवॉल रेडियस के लिए सो डेफिनेशन, मैं इसके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
the internuclear distance between the two gaseous atoms. Between the two gaseous atoms atom or molecule when they are present at at a distance of closest approach. Just before liquefaction. Just before liquefaction. उस टाइम जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस. तो अपन एक बात तो इजीली बता सकते हैं. Therefore we can say that, है ना. हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस है ना, द रेडियस है ना of elements or atom, van der Waals रेडियस जो होगा और रेडियस जो होगा that will be the largest one, then the metallic radius. और metallic radius बड़ा होगा covalent radius. वो तो अपन को साफ साफ दिख रहा है भाई. इसमें एटम्स दूर होते हैं, इसमें एटम ऐसे टच करते हैं और इसमें एटम ऐसे क्लोजेस्ट अप्रोच होता है. तो हर एक केस में आप चेक कर सकते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ये तो अपन को साफ साफ दिख रहा है. डिफरेंस पड़ा ना पहले. तो वन डर वाल्स रेडियस हमेशा सबसे ज्यादा बड़ा होगा. तो अगर किसी ने पूछा अपन से तो बता देंगे रेडिएशन. फिर अपन लिख सकते हैं सपोज, ठीक है आपने यहाँ पर मुझे बताया मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, एंड इफ सपोज व्हाट हैपन, तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी वेरिएशन देखा, सारा कुछ अपन ने चेक किया, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एज वेल एज कोवेलेंट रेडियस. अब अपन कुछ ऐसे पार्ट देख लेते हैं जिसमें अगर अपन जरूरत पड़ेगा तो अपन उन्हें लिखेंगे. जैसे नोट करके पॉइंट नंबर 1, the radius is calculated when there is a single bond. अपन इसको कोवेलेंट रेडियस के लिए लिख रहे हैं. A covalent radius is calculated when there is a single covalent bond between atoms. Because अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ भी होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ भी होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1.54 एंगस्ट्रॉम. तो कार्बन का रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ. लेकिन अगर डबल बॉन्ड है कार्बन का तो ये तो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो डबल बॉन्ड में तो इसका हाफ आएगा रेडियस. और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम. मतलब कार्बन का रेडियस इस, अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो फिर इट विल बी 0.6 एंगस्ट्रॉम. इसका हाफ आएगा. इसलिए अपन ने जो कोवेलेंट बॉन्ड में
डेफिनेशन लिखा तो वहां पर ने क्लियरली मेंशन किया, क्या मेंशन किया अपन ने कि भाई सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए, व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तब कैलकुलेट करते हैं अपन। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। एक बात, अब अपन को लगेगा ठीक है आपने मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बताया, हमने चेक कर, अब एक बात और बताओ भाई, आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो बताया मुझे और हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बताया, ठीक है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बताया। अब ये बताओ, इफ द डिफरेंट एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, if the different atom are covalently bonded, तब क्या करें? मान लेते हैं अपन ने HCl लिखा, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ऐसे है तो इट विल बी लाइक दिस ना, ये अपने लिए हाइड्रोजन हो गया और ये अपने लिए Cl हो, तो क्या करूं, इसमें भी एटॉमिक रेडियस लिख दूं, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो अपन कहेंगे इसको नहीं लिख सकते आप अगर किसी एक का रेडियस दोगे मुझे तो मैं दूसरे का कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा हुआ है, नो दैट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 37 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ Cl है दैट इज 0.99 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ना बॉन्ड लेंथ, ये x का वैल्यू, ये अपन को गिवन होगा, x विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट विल बी इक्वल टू 1.36 एंगस्ट्रॉम, ये अपन को गिवन होगा। मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा कि x मतलब बॉन्ड लेंथ कितना है और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, तो मैं दूसरे का रेडियस कैलकुलेट कर दूंगा। अब यहां पर एक और चीज कंसिडर करनी होगी अपन को, द बॉन्ड लेंथ विल बी bond length of HCl will be little smaller than 1.36 angstrom, वो इससे भी थोड़ा छोटा आएगा, इट कैन बी लाइक दैट ना 1.35 और 1.34 एंगस्ट्रॉम। वो क्यों, आपने तो सीधा सीधा ये लिख दिया भाई H और Cl के बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो लिख दिया आपने। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन तो आप अल्कली मेटल के साथ प्लेस करते हैं, तो इसका मतलब है इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी होता है, दीज चार्जेस आर कॉल्ड पार्शियल चार्जेस, ऐसे बोलते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ये अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पोलर बॉन्ड होता है, ऐसे भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई HCl को पानी में डालो तो H प्लस साइन और Cl साइन होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई आपने तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बता दिया मुझे अलग अलग Cl और H एटम से, और आपने बताया 1.36, क्योंकि वो रेडियस आपने कैसे कैलकुलेट किया, H2 मॉलिक्यूल का अलग कैलकुलेट किया, Cl2 मॉलिक्यूल का अलग कैलकुलेट किया और दोनों को ऐड करके बता दिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मतलब शुरू में दोनों एग्जाम्पल लिए थे, Cl2 भी लिया था और H भी लिया था। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे लेकिन ना अगर यहां पर चार्जेस है तो इन दोनों में अट्रैक्शन भी होगा ना, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन
अट्रैक्शन होगा तो ये पास आना चाहेंगे, और अगर ये पास आना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ और छोटा होगा, थोड़ा सा, थोड़ा भी हो कितना भी हो लेकिन होगा। अगर अपन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करें, ऐसे एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करें, तो अपन को इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, हाइड्रोजन का अपन के पास रेडियस है, Cl का रेडियस है, लेकिन अपने पास HCl का रेडियस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ Cl एटम से नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा। तो फिर अपन कहेंगे तो D ऑफ HCl, मतलब इसको D कर लेता हूं, D ऑफ HCl, सो मुझे फिर इसको D लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं X भी होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप D लिख दो उसको। तो अपन ऐसे लिखेंगे D ऑफ HCl इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ Cl, यही तो लिखा, ये वही तो किया आपने by total distance between the HCl, covalent distance between the HCl, that is the bond length, will be equal to distance, that is radius of hydrogen atom plus radius of Cl atom, 1.36 आया। तो अपन कहेंगे ये तो 1.36 आ रहा, आप तो कह रहे थे थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन की वजह से इनको थोड़ा सा पास आ जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो अपन कहेंगे आएगा। अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो फिर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उनमें पार्शियल चार्जेस आएंगे, चार्जेस आएंगे, चार्जेस का अट्रैक्शन होगा, चार्जेस का अट्रैक्शन होगा तो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेडियस से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अपन माइनस कर देते हैं, माइनस, अच्छा मतलब मुझे 1.36 से कुछ माइनस भी करना है, उससे छोटा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये नंबर माइनस कर, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और वो कहता है वो माइनस करने के बाद आप ना, क्योंकि एटम कौन से है मुझे ये भी पता होना चाहिए, तो उसका फैक्टर भी इंक्लूड होना चाहिए, तो ये डेल्टा ई एन लिखूंगा, इधर जो डेल्टा ई एन है ना, वो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बताओ, तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस लिखूंगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, where delta En is the electronegativity difference, negativity difference between the different atoms। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप अभी नहीं लिखोगे उसे क्योंकि अपन को नहीं पता ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0, मतलब मुझे यहां पर ये वैल्यू भी 0.9 आने वाला है डिफरेंस, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज कैसे आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, वो वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं। तो अपन देखेंगे, एक बात और बताओ कि ये जो नंबर है आपने लिया, ठीक है, मुझे यही नंबर लेना है या कोई इसका सिग्निफिकेंस भी है या मुझे कुछ और भी करना होता है? तो अपन कहेंगे ये नंबर आप तब लोगे जब इन दोनों वैल्यूज को आप एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में यूज करोगे, अगर वो नैनोमीटर्स में हुए तो अपन कहेंगे ठीक है इसको 0.9 बना लेंगे भाई, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपन कहेंगे भाई इस नंबर को नहीं छेड़ते, अपन इस नंबर को ऐसे लिखते हैं, मान लो मुझे ऐसे लिखना है 23 नैनोमीटर, 230 नैनोमीटर्स, तो अपन को पता है ना 2.3 और एंगस्ट्रॉम, ये लो होगी। तो ये तो अपन को कैलकुलेट करना, अब इसको तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बहुत पढ़ा हुआ है, तो अपन कहेंगे ठीक है, हियर द यूनिट ऑफ radius values must be in वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में,
तो जो वैल्यूज हैं आप रेडियस के लोगे ना, वो अपन एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी अपन को पता चल जाएगा अपन को क्या करना है। मोस्टली अपन को वेरिएशन की बात करनी है इस चैप्टर में। अपन को थोड़ा बहुत मतलब ये न्यूमेरिकल आता तो नहीं है, लेकिन अपन को पता होगा तो ज्यादा अच्छा होगा कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या डिफरेंट साइज के एटम है, तो हाउ कैन वी से दैट डिफरेंट साइज के एटम में इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये तो अपन सेम साइज के एटम में बोल सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अपन ने रेडियस चेक किए, अब दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं अपन। दूसरा पॉइंट जो है अपने पास, द साइज ऑफ। अब अपन को क्या है, मैं ग्रुप 13 की बात करता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप ग्रुप 13 की बात करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप बोरॉन लिखोगे, एल्यूमिनियम लिखोगे, गैलियम लिखोगे, इंडियम लिखोगे और थैलियम लिखोगे, यही तो लिखोगे ग्रुप 13 में। थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ। आप बोरॉन लिखोगे, आप एल्यूमिनियम लिखोगे, आप गैलियम लिखोगे, आप इंडियम लिखोगे और थैलियम लिखोगे, टीएल ये आई है, इंडियम ये लिखोगे। अपन को एक बात पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, बट यहां पर ना जो साइज होता है, साइज ऑफ बोरॉन छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, टॉप टू बॉटम आप लिखोगे तो मैं साइज को बढ़ाऊंगी, सबसे छोटा तो बोरॉन होगा। गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। तो अपन कहेंगे भाई आपने कुछ गड़बड़ किया है, साइज तो गैलियम का बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से। लेकिन अभी आपने किसका साइज बड़ा बताया, एल्यूमिनियम का बताया। 13th ग्रुप में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट वहां सर्किल है पीरियोडिक टेबल में। आप देखोगे जो मैंने फर्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में बताया। अपन को एक बात और पता है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, बढ़ता है। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम है, मतलब मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका है, एल्यूमिनियम का। होना किसका चाहिए, थैलियम। दोज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। मेरा काम ही यही है, आपको उन चीजों को बता देना जिनमें आप गलती करोगे, जिनको अपन को याद करना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल है, गैलियम है। हमें ये पता होना चाहिए कि एल और गैलियम दोनों में वेरिएशन जो है साइज का, इसका साइज बड़ा होता है इससे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है इससे, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जबकि अपन को पता है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये अपन को ध्यान रखना, गैलियम और एल्यूमिनियम, राइट। अब मैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा, क्योंकि वो वैल्यूज अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। हमें जो सर्किल बना रखे हैं मैंने, वो अपन को याद करने के लिए बता। अब
बाकी इंफॉर्मेशन भी लिख देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो। एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, मतलब मोस्ट मेटेलिक, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इस ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, आपका जो कॉमन सेंस बोलता है, अगर मैंने नहीं बताई कोई चीज है, जैसे एस ब्लॉक की मैंने बात ही नहीं की, मैं अलग अलग ब्लॉक भी कर सकता था। चलो एस ब्लॉक की बात करते हैं, फिर पी ब्लॉक की बात करते हैं, फिर डी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में बस यही ब्लॉक करना है, मैंने बता दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर। तो डायरेक्टली उसी पॉइंट पे चलते हैं ना। बाकी जो मैंने आपको नहीं बताऊंगा, जो एक्सेप्शन या जो भी चीजें नहीं बताऊंगा, इसका मतलब वो नहीं होती है जो आपका कॉमन सेंस बोलता है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, बता दूंगा साइज बढ़ेगा। एलएचएस टू आरएचएस साइज डिक्रीज होना चाहिए, बता दूंगा कि साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि सर ने नहीं बताया आपको। नहीं बताया मतलब जो कॉमन सेंस बोलता है हमारा वही होगा, क्योंकि जिस चीज में कहीं गड़बड़ है वहां सर्किल भी लगाते थे। पीरियड टेबल को देख लेना, टेबल में आप, और उन्होंने एक्सेप्शन करके नोट करके वो पॉइंट अपन को लिखवाए हुए हैं जहां पर गलती कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सारे पार्ट में आपको बता दूं। अब पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में ही था, बाकी किसी 14 15 16 किसी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम, हमें कुछ करना भी नहीं है उसमें। अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे कि डी ब्लॉक का वेरिएशन कैसे पढ़ना है। डी ब्लॉक में बिल्कुल वेरिएशन चाहिए। तो मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा। मेरे ख्याल से मैं इस पार्ट को भी हटाऊंगा तो भी चलेगा। और क्लियरली मैंने आपसे कहा कि जो नहीं बताया वो वहां पर वही होगा जो अपन इन जनरल सोचते हैं या जो आप पढ़ते आए कि भाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा और एलएचएस से आरएचएस की तरफ साइज डिक्रीज होगा। अब पॉइंट नंबर, इसको अपन ने ए ले लिया ना, तो 13 और लिख देते हैं इन पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक में और कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, सिर्फ 13 ग्रुप में यह है तो अपन ने लिख लिया। अब डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो बी पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन ब्लॉक्स में द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक इन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो अपन को रहेगा भाई, आप सेकंड में ना आपने जो जितने भी एक्सेप्शन है ना एसपीडीएफ ब्लॉक में सब बता दिए थे आपने, और अपन उसमें गलती नहीं करेंगे। बी की बात करते हैं, डी ब्लॉक। अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, बट हमें वेरिएशन चाहिए जहां पर मैं गलती कर सकता हूँ। तो अपन को एक बात पता है, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में एक तो 3D एलिमेंट्स होते हैं, एक 4D एलिमेंट्स होते हैं, एक 5D एलिमेंट्स होते हैं। 3D एलिमेंट्स अपन लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम और क्रोमियम, और उसके बाद अपन लिख लेते हैं वहां पर कॉपर एंड जिंक। थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, यहां पर अपन लिखेंगे इटर्बियम और हाफेनियम ना, इटर्बियम, जिरकोनियम, हाफेनियम इधर, और इधर लिख लेंगे अपन लेंथर, वो आपने बता रखा है। तो यहां पर नबीबियम, नबीबियम एंड टेंटलम, टेंटलम होगा, और फिर सिल्वर एंड कैंडियम, ये लिखा।
वैसे अपन ने जब पीरियडिक टेबल पढ़ा था तो पीरियडिक टेबल के टाइम अपन ने सर्च अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी होगा दैट वुड बी, लेकिन फिर एक्टिनियम ना और लेता है also। ये इनकम्प्लीट है इसलिए अपन ने उसको लिखा नहीं, जब इनकम्प्लीट है तो ज्यादा पूछते भी नहीं, अपन से 6D तक ही पूछेंगे, 5D तक ही पूछेंगे, ये पूछेंगे ये पूछेंगे, तो मैं इसको हटा भी देता हूँ। अगर लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा हुआ तो जब नहीं पूछेंगे तो लिखने की जरूरत। अब ना अगर अपन साइज का वेरिएशन की बात करें तो पहले अपन ना 3D सीरीज की बात करेंगे। क्यों? हमारे सिलेबस में 95% से ज्यादा टाइम अपन से सिर्फ 3D के बारे में पूछा जाएगा, 4D और 5D के बारे में काफी कम पूछा जाएगा, इसलिए अपन पहले 3D की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को आता है, क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन होता है वो भी अपन को आता है कि 4s से 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वो अपन को आता है। तो फिर मैं वेरिएशन बताता हूं। अब मैं अगर वेरिएशन लिखूंगा तो मैं ऐसे एक ना ग्राफ जैसे बना देता हूं वेरिएशन, ठीक है। मैं यहां से स्कैंडियम लिख लेता हूं, यहां पर अपन रेडियस लिख रहे हैं और यहां पर अपन एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, वो अपन को इसके ग्राफ में अपन ऐसे बनाएंगे। ये ग्राफ ऐसा चलेगा, दिस द ग्राफ। यहां पर स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, Fe, CO है ना, FeCO, Ni and we'll write like this, Ni, copper and zinc, ये एलिमेंट थे अपने 3D एलिमेंट्स। अब व्हाट आई वांट इज कि अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और अपन को तो पता है कि भाई LHS से RHS की तरफ साइज रेगुलरली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज तो हुआ शुरू में, बाद में फिर कांस्टेंट हो गया और उसके बाद फिर इंक्रीज भी हुआ कॉपर और जिंक में। तो यहां पर मैंने आपको रीजन नहीं बताया है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए कहा, क्योंकि दो ही थे ना एलिमेंट, छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या ना बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो मुझे रीजन भी बताना होगा जो ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों एक्सप्लेन होते हैं, इसलिए मैंने वहां पर भी बताया था कि अभी चुप रहते हैं, वो काफी वेरिएशन ज्यादा दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये बात थी यहाँ पर ऐसे क्यों, क्योंकि आप जिंक के बाद गैलियम ही तो लिखोगे, उसका एटॉमिक नंबर 30 का, राइट ना, गैलियम के बाद आप जिंक लिखोगे, उसका एटॉमिक नंबर 30 का। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यहां पर इनका जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो भाई, ये डी ब्लॉक है, तो अपन कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये D1, ये D2, ये D3, ये D5, ये भी D5। वो एक्सेप्शन था ना, D4 था तो S से इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, D6, D7 है ना, D8, D9, जो S से एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा तो D10 और ये भी D, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मेरे पास एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन,
और एक दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? तो अपन कहेंगे अगर आप इसको S बोल रहे तो ये फुली फिल्ड है, और आप इसे P बोल रहे तो ये पार्शियली फिल्ड है। चलो मैं ऐसे ले लेता हूं, ये भी P है। तो अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखा हुआ है और दो इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग अलग ऑर्बिटल में रखा हुआ है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी। वो क्यों? या तो स्पिन कैंसिल हो गई। तो अपन कहेंगे आपने स्पिन कैंसिल किया है, आपने चार्ज कैंसिल नहीं किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ी कैंसिल होता है। यहां इनमें आपस में रिपल्शन होगा, इसलिए हंस ने वो रूल बनाया था कि भैया पहले ना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देना सब, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करना। क्योंकि पेयरिंग शुरू करोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो कैंसिल होगा, चार्ज कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए उनका रिपल्शन तो रहेगा। नेगेटिव चार्ज थोड़ी कैंसिल किया था मैंने। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उन इलेक्ट्रॉन से जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो ठीक, ये आपने मुझे बताया, मुझे ठीक है भाई। सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल ना, उनके चार्ज क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में होगा तो उनमें रिपल्शन नहीं होगा ना नेगेटिव चार्ज का, अलग अलग एक्सेस एक्सेस पे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई डी ऑर्बिटल में आपके पास ये डी ऑर्बिटल, इसका स्कैंडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 21। ये एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी फिल्ड है। आर्गन और 4s2 20 हो गए इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे पहले मैं ऐसे करूँ, ये आर्गन ले लेता हूँ, इसमें 18 हो जाएंगे और 4s2 हो गया, उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन, ये 3d के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो भाई शेल का नंबर तो सेम था, 3d में ही यूज कर रहे हो, लेकिन अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप D5 तक डिक्रीज बताओ। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पेयरिंग शुरू किया, तो जब आपने पेयरिंग शुरू किया मतलब आप D6 पे आ गए, मतलब Mn में आ गए आप ऐसे ना। Mn की बात कर लेता हूँ। इनके एटॉमिक नंबर अपन को पता है 21, 22, 23, ये एटॉमिक नंबर अपन को पता है 21, 22, 23, 24, 29, 30, बाकी आप लिख सकते हो अपने। तो Mn का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 25 और ये 25 है। जैसे मैंने 26 प्रोटॉन किया तो आपने ऐसे लिख लिया। अब क्या हुआ, प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने से साइज बढ़ गया। तो क्लास को यही रोक लें, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल रश नहीं करना चाहता, मैं फिर बना लूंगा कल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी रश नहीं करना चाहता, और फिर बोर्ड्स में भी लिखना है अपन, तो अपन यही रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, कल है ना अपना क्लास।
कल शीट में देख लेता हूँ, वरना अपन पहले डिस्कस कर लेंगे डाउट्स और उसके बाद अपन, अगर मुझे शीट नहीं मिला तो मैं आपको बोलूंगा, आप अपने क्वेश्चन भेज देना उसमें, ये हमारे क्वेश्चन हैं, आप इनको डाउट डिस्कस करना, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। बट अपन एक्सरसाइज 2 को ना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे डिस्कस करना, क्योंकि अगर उतना क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ना तो मतलब अपने पास टाइम भी ज्यादा लगेगा और बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा। तो एक्सरसाइज 2 को छोड़ने के लिए मैंने ए फेज में मतलब दूसरे बैच में भी बना किया है, तो मैं एक साथ ही वो आपका डिस्कस कर दिया करूंगा एक्सरसाइज 2, बाकी एक्सरसाइज 1 एंड 3 पूरा कंप्लीट करना है अपन। अभी मोल कंसेप्ट में चलने देते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट में अपन सारा डिस्कस कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी कर लेंगे, बट कुछ जगह अपन छोड़ देंगे एक्सरसाइज 2 और उसको साथ में ही डिस्कस कर लेंगे या एक्स्ट्रा क्लास लगा के डिस्कस करूंगा, ठीक है। अपन यहाँ रुक जाते हैं, मैं आपको यहाँ से ही इतना बना लूंगा, फिर से बता दूंगा ये सब और फिर अपन शुरू कर सकते हैं। तो इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। Thank you, sir.